अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो लास्ट टाइम आपने लेक्चर तो देखा ही था और आज बात होने वाली थी आपके एरिया वेक्टर के बारे में। जो लोगों ने लास्ट क्लास देखा होगा उसे बिल्कुल याद होगा कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो आज तक हमने सिर्फ क्षेत्रफल सदिश के बारे में जब हमने बात करी या क्षेत्रफल के बारे में बात करी तो हमें बस इतना ही याद आता है कि किसी वस्तु का जो पटल है उसका परिमाप अगर हम निकाल ले, उसका कितना रीजन वो कवर करता है, उसका कितना क्षेत्रफल है, उसे निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई, अगर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, आयत है तो आयत, जैसा भी है हमने निकालना सीख लिया। उसके अलावा हमें और कोई आइडिया नहीं था। लेकिन आज बच्चों मैं बता दूं कि आपने 11th में क्या पढ़ा, आगे क्या पढ़ेंगे, वो सबको किनारे करते हुए आज हम जानेंगे कि एरिया भी एक सदिश राशि है, एरिया वेक्टर कहलाता है। एरिया वेक्टर कैसे हो गया? अब तक तो हमने ये सुना था कि एरिया एक केवल अदिश राशि है, ये कब से सदिश कहलाने लगी? आइए समझते हैं। जब हम किसी पटल का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, इस्तेमाल का मतलब जैसे ये एक पटल है तो इस पटल का इस्तेमाल केवल लिखने के लिए हो सकता है, इसमें से होकर गुजरने के लिए नहीं हो सकता। तो इस केस में इसका जो एरिया जो है वो हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन जब हम किसी पटल से होकर गुजरने की बात करते हैं, पास होने की बात करते हैं, मतलब उसकी पास एक्सिस के बारे में, निर्गत अक्ष के बारे में बात करते हैं, तो इस तल से होकर गुजरना होगा तो हम हमेशा कैसे गुजरेंगे? इससे होकर लंबवत गुजरेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, या तो इस तल के उधर चले जाएंगे इसमें से होकर के, या तो इस तल से उधर से होकर के इधर आ सकते हैं। मतलब ये एक दरवाजे की तरह, डोर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर पटल का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम उस पर्टिकुलर तल से होकर के पास हो सके। तो देखिए बच्चों, बात हम लोग चैप्टर की कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम तो पास होंगे नहीं, पास किसको होना है? वैद्युत क्षेत्र को होना है। तो यहाँ पर जब किसी तल से पास होने की बात आएगी तो तल से पास होने के लिए आपको निश्चित तौर पे केवल ऐसे ही गुजरना होगा, ऐसे आप नहीं गुजर सकते। तो हमेशा इस तल के लंबवत गुजरना होगा और इस तल का इस्तेमाल तभी अच्छे से हो सकता है। तो इस तल के इस दिशा को जिससे आप गुजर रहे हो इसे कहते हैं इसकी क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल दिशा। तो किसी पटल से होकर निर्गत होने की अक्ष, निर्गत होने की अक्ष को क्षेत्रफल की दिशा कहते हैं। ठीक है, अतः क्षेत्रफल सदिश मतलब एरिया वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट हो? मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई पटल है बच्चों, ये कोई पटल दिखाई दे रहा है और इस पटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? केवल ऊपर वाला सेक्शन। तो होके आप इसमें से निकलने की कोशिश करोगे तो याद रखें कि एरिया वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है उस तल के लंबवत कुछ इस तरीके से दिखाई जा सकती है और इसका परिमाप जितना अधिक होगा उतना ज्यादा लोग इसमें से गुजरेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी, परिमाण भी आवश्यक है। तो ये परिमाण हो गया इसका और ये इसकी दिशा हो गई। इस दिशा का इस्तेमाल पूरे पटल से किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब हम इस एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए जो कि इसका परिमाण है और कैप ऑफ ए मतलब कि कैप एन कैप, या फिर आप इसको एकांक सदिश कह सकते हैं, इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो जहां एन कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। अब एरिया वेक्टर की दिशा कैसे होगी? तो इसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। अब सिंपल से अगर मैं बात करूं कि ये एक आपको पटल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस पटल के बारे में क्या ख्याल है? देखिए ये पटल, तो ये पटल अगर मुझे वहां से दिखाई दे रहा है तो इसका जो एरिया वेक्टर है इसके तल के लंबवत यही हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
ये हो गया। अगर मैं किसी ऐसे पटल के बारे में बात करूं, ये पटल जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इस केस में इसका एरिया वेक्टर इसी तल के लंबवत हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन होगा ताकि इसमें से होकर गुजरा जा सके। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि हम जिस पटल के बारे में बात कर रहे हैं वो इसकी एक्चुअली निर्गत अक्ष है, पास एक्सिस है। अब हम बात करेंगे इस एरिया वेक्टर की यूज की। अब यूज होगा, तो अब हम इसको यूज करने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स में। आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, तो पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक सा मतलब है वो बस इतना सा है कि फ्लक्स पढ़ के भी हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ये क्या बात हुई, बिल्कुल सही सुना आपने कि वैद्युत क्षेत्र से फ्लक्स पढ़ेंगे और फिर फ्लक्स से फिर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ये क्या बात हो गई, हाँ बिल्कुल। जब आपको फ्लक्स समझ में आएगा तो हम फिर वैद्युत क्षेत्र ही निकालेंगे बाद में आगे जाके। लेकिन फिर क्या पहले पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि अब हम लोग आगे चल के सिस्टम के कारण वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स पढ़ने के बाद ही निकाल पाएंगे। तो पहले आज बात करेंगे फ्लक्स। देखिए फ्लक्स की कहानी बड़ी सिंपल सी है। क्या है, अगर हम किसी पटल के बारे में बात करें तो मेरे पास ये मान लीजिए कोई पटल है और इस पटल से होकर हमें निकलना है, ठीक है। तो निकलने के लिए आपको डिसाइड करना चाहिए किससे लंबवत निकले, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई है और आप जरा पहचान पा रहे हैं क्या, ये सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, समांतर है, पैरेलल है। तो जब ये सभी समांतर है तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाता है। अब मैं इसी तल के एरिया वेक्टर के बारे में बात करूं तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल की सदिश दिशा। अब वो कहां होगी, ऊपर। और यहां पर एक छोटा सा खंड ले लीजिए। तो आपको याद होगा कि अगर हम किसी भी टोटल सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले छोटे सेक्शन के बारे में बात करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, इस छोटे से सेक्शन का जो आपने एरिया ले लिया वो लिखा DA, छोटे सेक्शन के लिए। और इस बच्चों इस छोटे सेक्शन का जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो कहां होगा, ऊपर की ओर। और इसे आप दिखा दीजिएगा किससे, ऊपर की ओर एन कैप से। या फिर अगर आपको दिक्कत है तो इसको आप एरिया वेक्टर DA वेक्टर से भी दिखा सकते हैं। तो ये किसकी दिशा है, इस छोटे से पटल की दिशा है। और इस पूरे पटल की दिशा कहां होगी, वो सब ऊपर होगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एरिया वेक्टर, दोनों के आपको डायरेक्शन मिल गए। दोनों ही एक सदिश राशि है। क्या दोनों एक ही दिशा में, नहीं, ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर है। तो क्या ये पूरी तरीके से निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसी कोण पर है तो ये बिल्कुल पूरा नहीं निकलेगा। तो फिर कौन निकलेंगे, वही निकल पाएगा जो इस भीड़ में लंबवत निकलने की कोशिश करे, वही निकलेगा। तो यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं, तो ऐसे केस में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं सदिश के उसके घटकों में। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यह वैद्युत क्षेत्र है, तो वह वैद्युत क्षेत्र जो दिए गए पटल से होकर निर्गत हो, वह वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र यहां से भी निकला है और यहां से भी, तो वह वैद्युत बल रेखाएं जो किसी दिए गए बद्ध पृष्ठ, इसको बद्ध कहते हैं, जिसमें कहीं से टूटा ना हो, ब्रेकेज ना हो, कहीं से टूटा फूटा ना होने पर इसे बद्ध कहा जाए। तो किसी बद्ध तल से होकर लंबवत, जो लंबवत गुजरेगा, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप, वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कौन कौन वैद्युत फ्लक्स होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये लोग इसमें से होकर गुजरना चाहते हैं। लेकिन बच्चों ये नहीं होगा, तो ये काउंट नहीं होगा, ये केवल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। लेकिन वो जो इस तल से होकर गुजरेंगे उन्हें हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। तब इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले फटाफट से। किसी बद्ध तल से होकर गुजरने वाली लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स।
इसे बेसिकली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ये फाई होता है, ये छोटा सा ई लिख सकते हो, से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। बात क्लियर करिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर दिए गए पटल में अगर वैद्युत फ्लक्स केवल इतने छोटे से सेक्शन के लिए निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र को थोड़ा ध्यान दीजिए। एक सदिश राशि है और सदिश राशि घटक में टूट सकती है, अदिश नहीं टूट सकती। तो सदिश देखिए थीटा के साथ है, तो थीटा के साथ वाला घटक कहलाता है बच्चों ई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है। और एक और घटक होगा बच्चों यहां से इसका इधर की दिशा में, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो ध्यान से समझिए, जो थीटा के साथ सटा हुआ घटक होगा वो कॉस थीटा जो कि इस क्षेत्रफल की दिशा में है, और साइन थीटा इधर है जो कि इस तल में नहीं बिलोंग करता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन इससे पास होगा तो आपका जवाब होगा ई कॉस थीटा। केवल इतने से ही नहीं, ये वाला भी ई कॉस थीटा, ये वाला भी ई कॉस थीटा, ये वाला भी ई कॉस थीटा, मतलब इस पटल से सारे ई कॉस थीटा ही पास होंगे, ई साइन थीटा पास नहीं होगा। तो ऐसे केस में किसी बद्ध तल के आंशिक भाग से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए बच्चों। तो डी फाई इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिला आपको ई कॉस थीटा, और साथ में आपको मिला डी ए। ठीक, इसी में से ना होकर गुजर रहा है, तो ये कितना पास हुआ इसमें से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा है, एक की पता हो इतने की पता करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आंशिक के लिए निकल गया। अगर मुझे टोटल निकालना होगा, मतलब पूरे तल के लिए निकालना होगा, तो क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। अच्छा, पूरे के लिए निकालते हैं। अतः संपूर्ण बद्ध तल के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों संपूर्ण बद्ध तल के लिए वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करना होगा, सिंपली आप इसको कर दीजिए डी फाई छोटे के लिए है, फाई टोटल हो जाएगा बड़े के लिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। टोटल के लिए निकालना है तो इसे गोल बना दीजिए, इसको कहते हैं हम लोग टोटल बाउंडेड, और ये हो जाएगा क्या ई, और साथ में बच्चों क्या है डीए, ध्यान दीजिएगा ई डीए, और साथ में और कौन है कॉस थीटा बच्चों। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल टोटल बाउंडेड रीजन के लिए। अब इसको थोड़ा पहचानिए, इसको आप पहचान रहे हो कौन है ये, आप याद करो वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी को लिखा जाता था ए बी कॉस थीटा, याद करो। ये टर्म इससे रिप्लेस किया जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ई इंटू डी ए एक सदिश है और ये इनके बीच कॉस थीटा का फंक्शन है। तो ये लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन फॉर द बाउंडेड रीजन टोटल पृष्ठ के लिए, और ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ डी ए। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर द बाउंडेड रीजन वेक्टर ऑफ ई डॉट डी ए। तो ये डॉट है, क्या बताता है कि ये डॉट प्रोडक्ट अदिश राशि को जन्म देता है। अगर मैं इसका पूरा निकालना चाहूं, किसके लिए, अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान हो, तो ऐसे केस में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ, इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल एरिया। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्मूले एक्चुअली एक ही है, बस जब आपको फंक्शन के रूप में दिया जाए तो आप ये रखिएगा, और डायरेक्ट अगर कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू मिले तो आप डायरेक्ट ये रख सकते हैं। दोनों एक्चुअली एक ही फॉर्मूले है बच्चों, इसमें कंफ्यूज तो होना नहीं है। अब बता दें कि इसकी अगर बात करूं तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो आपका होमवर्क ये होगा कि आप इसका मात्रक और इसकी विमा निकाल लेंगे। इसके जस्ट नीचे आगे बात करेंगे इसके केसेस के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कंप्लीट करिए इसे।